Hello friends, this is Dr. Aswini Sadhnarji, and today we are going to start a very important topic of Transfer of Property Act, that is rule against perpetuity. रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, जो कि सेक्शन 14 डील करता है टीपीए का। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को समझने से पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझ, जैसे सेक्शन 5 जब हमने डील किया था तो उसमें देखा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफर होते हैं वो बिटवीन टू लिविंग पर्संस होते हैं। इंटर विवोज ट्रांसफर्स की बात की, मीनिंग देयर बाय बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के समय ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। ये हमने सेक्शन 5 में देखा। लेकिन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी भी इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 13 इसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 13 में हम क्या देखेंगे कि वेदर अ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन, क्या एक अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 5 के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसी को की जा सकती है जो ट्रांसफर के समय पर्सन एग्जिस्टेंस में। तो अजन्मे को भी क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, तो सेक्शन 13 कहता है की जा सकती है, कुछ कंडीशंस हैं उसके, वो भी इसका एक एक्सेप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी है क्या, क्योंकि जब हमको ये पता लग जाएगा कि परपेचुइटी क्या है तब इस परपेचुइटी के अगेंस्ट में क्या रूल बना। तो परपेचुइटी का मतलब होता है इनडेफिनिट पीरियड, शाश्वतता। इनडेफिनिट पीरियड का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा लंबे समय तक, जिसको निश्चित करना मुश्किल। अब इस परपेचुइटी के अगेंस्ट में रूल सेक्शन 14 में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सेक्शन 14 क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को एक ही पर्सन के द्वारा बहुत लंबे समय तक अपने हिसाब से चलाने को मना करता है। जैसे मान लीजिए हम ये चाहें कि हम अपनी प्रॉपर्टी हमेशा अपने ही परिवार में रखें, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसी के परिवार में रहे, बाहर ना जाए। तो हम क्या करें, हम कह दें कि हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं ए को। ए मान लो मेरा भाई है, हमने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं ए को, उसके बाद करते हैं ए के बेटे को, उसके बाद करते हैं ए के बेटे के बेटे को, उसके बाद करते हैं बेटे के बेटे के बेटे को। मतलब जनरेशन टू जनरेशन हम अपनी प्रॉपर्टी को एक जगह पे रोक के रखना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं। तो ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ये इसको मना करता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का एक्टिव सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एंड प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स के लिए। अब परपेचुइटी का तो मतलब हमको समझ में आ गया, परपेचुइटी मींस इंडेफिनिट पीरियड। द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आल्सो नोन एज द रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि अपना कोई इंटरेस्ट किसी में निहित कर देना, वेस्ट कर देना। रिमोटनेस मतलब बहुत दूर, यानी जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि बहुत दूर तक किसी इंटरेस्ट को हम वेस्ट करते जाए किसी में, जनरेशन टू जनरेशन। क्या मतलब हुआ, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आल्सो नोन एज द रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग means that a property can't be transferred in such a manner that it becomes inalienable for an indefinite period। मतलब अगर एक बहुत इंडेफिनिट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को हम खुद अपने हिसाब से ट्रांसफर करते गए तो जिन पर्संस को वो प्रॉपर्टी मिलेगी वो तो कभी ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, इनएलिएनेबल बन जाएगी। अब जो ये परपेचुइटी होती है, जो परपेचुअल ट्रांसफर होता है, या इस प्रॉपर्टी किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रोकने के क्या तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी तुम्हें यही बताता है कि आप बहुत लंबे समय तक जो है वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। परपेचुअल ट्रांसफर कैन बी डन इन टू वेज। फर्स्ट वन, बाय टेकिंग अवे द राइट ऑफ द ट्रांसफरी टू फर्दर एलिनेट द प्रॉपर्टी। सेकंड, बाय क्रिएटिंग अ रिमोट फ्यूचर इंटरेस्ट। अब अगर हम ये चाहें कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने ही हिसाब से हम पूरा डील करें, ठीक है, या परपेचुअल ट्रांसफर करें, या अपनी प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक अपने हिसाब से ही हम क्या करना चाहते हैं, उसको रोक के रखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो हम सेकंड पर्सन को ट्रांसफर ही बना रहे हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे ही हम पावर भी ले लें कि वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर पाए। तो इस चीज को डील करते हैं सेक्शन 10 में, जो कि पिछले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करते हैं।
सेक्शन 10 क्या कहता था कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और उसके साथ कंडीशन लगा दी है कि ट्रांसफरिंग फर्दर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो कंडीशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो उस परमिचुअल को कौन रोकता है? सेक्शन 10 रोकता है। दूसरा तरीका ये है कि बाय क्रिएटिंग अ रिमोट फ्यूचर इंटरेस्ट, कि हम क्या करें कि हम एक रिमोट फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट कर दें। जैसे हमने क्या किया कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ए को, ए के बाद ए के सन को, उसके बाद ए के सन के सन को, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं। ये चीज डील होगी सेक्शन 14 से, जो हम पढ़ेंगे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, उसका उद्देश्य जरूर होगा, ऑब्जेक्ट होगा उसके पीछे कुछ ना कुछ। तो ऑब्जेक्ट क्या है परपेचुइटी के पीछे? द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। A free and active circulation of property is essential for two primary reasons. पहले भी हमने डिस्कस किया कि मेन ऑब्जेक्ट यही है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का, कि जो प्रॉपर्टी है इसका फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन होना चाहिए। और इसके पीछे दो रीजन है। पहला क्या है? फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। अगर सोचिए कि जब कोई पर्सन ट्रांसफर करता है तभी तो ट्रेड और कॉमर्स होता है, ठीक है, लोग जमीन को बेचने और खरीदने का बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है उसकी एक स्टाम्प ड्यूटी होती है जिसका स्टेट को अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर हम ही प्रॉपर्टी को टाई अप कर देंगे तो स्टेट को वो कोई पैसा भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी एक जगह पे रुक जाए। तो पहली चीज तो ये है कि अगर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई होगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा? ये प्रमोट करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरी चीज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, a person who has been given absolute rights in the property must also be permitted to alienate the property. Thus, the rule against perpetuity is also based on the principles of public policy and equity. भाई किसी को अगर आप कोई चीज दे रहे हो तो उसको यूज करने का मौका मिलना चाहिए ना, जरूरत पड़ने पे वो उसको बेच सके। मान लो कोई चीज हमने किसी को गिफ्ट की, कोई अपना घर ही हमने किसी को गिफ्ट किया और उसकी घर गिफ्ट कर दिया, इसका मतलब वो ओनर हो गया उस घर का। तो अगर कोई उसकी इमरजेंसी है, कोई ऐसी परेशानी है, तो कम से कम तो उस घर को बेच के वो अपनी उस परेशानी से तो निकल पाए। अब हम उसको अगर फर्दर एलिनेट करने से ही रोक रहे हैं तो फिर उसका यूज ही नहीं। तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रमोट करता है, दूसरा प्रॉपर्टी का खुद बेटरमेंट इसी में है, उसका एक्टिव सर्कुलेशन होता रहे। क्योंकि अगर किसी पर्सन को हम एब्सोल्यूट राइट दे रहे हैं तो उसको फिर एलिनेट करने का भी राइट होना चाहिए, उसको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का भी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 की, क्योंकि सेक्शन 14 जैसा कि हमने आपको कहा था ये डील करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेक्शन 14 जो है ये अपने आप में बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट को लिए हुए है। इसके अगर आप वर्डिंग देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे सेक्शन 14 क्या कहता है? नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age the interest created is to belong. समझ में आया कुछ नहीं? एक्चुअली में ये पूरा सेक्शन जो है वो ये बताता है कि अभी हमने बताया कि ये किस चीज की बात करता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब ये होगा कोई ऐसा नियम जो प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक ट्रांसफर करने से रोक। मतलब ये पूरा सेक्शन 14 एक मैक्सिमम पीरियड देता है जिस पीरियड तक आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को डील कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक, तो इसेंशियल्स अगर हम क्या देखें, अब जो ये सेक्शन 14 है इसको जब हम ट्रैक कर देते हैं तो इसके कुछ इसेंशियल्स निकल के आते हैं। ठीक है, पहला क्या है? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ठीक है, कोई दिक्कत। ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या कहता है सेक्शन 14? कि जो ट्रांसफर हुआ है ये अल्टीमेट बेनिफिट के लिए हुआ हो, और वो अल्टीमेट बेनिफिट किसका हो? एक अनबॉर्न पर्सन का, और उस अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया। ठीक, थर्ड, the vesting of interest in favor of the ultimate beneficiary is preceded by life interest of a living person or many. तीसरा ये कहते हैं कि अब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा? अनबॉर्न पर्सन होगा। तो उस अनबॉर्न पर्सन से पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे एक पर्सन में चाहे एक से ज्यादा पर्सन।
यानी 3 एसेंशियल्स क्या हुए। अभी आपको ये लग रहा है इसके साथ सेक्शन 13 हम डील करेंगे, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी आप केवल इतना समझिए, वो सीधे शब्द में परपेचुइटी का मतलब होता है इंडेफिनिट पीरियड तक। सेक्शन 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करता है, मतलब वो एक मैक्सिमम लिमिट देता है जहां तक आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी को आप रोक के नहीं रख सकते, ठीक। जिसको ट्रांसफर करेंगे उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसका राइट हो जाएगा वो फर्दर ट्रांसफर करेंगे। तो परपेचुइटी देखा, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14 देखा। सेक्शन 14 में एसेंशियल्स अगर हम बात करें, तो एक तो कहता है कि ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। दूसरा क्या कहता है कि जो ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और अनबॉर्न पर्सन को कैसा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अनबॉर्न पर्सन से पहले जो है ये आपको किसी दूसरे पर्सन में, या एक हो चाहे एक से ज्यादा, तो उनमें आपको क्या करना है, एक इंटरेस्ट प्रायर क्रिएट करना। अभी और क्लियर होगा। आगे क्या कहते हैं, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रिसाइडिंग लिविंग पर्सन। अब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, जो अनबॉर्न पर्सन है हमारा, कह रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। कब तक, जब तक कि जो हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है किसी में, उसकी डेथ से पहले। मतलब जिन पर्सन में हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, उनकी डेथ से पहले जो है वो अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत टेक्निकल है, फिफ्थ एसेंशियल में जैसे हमने लिख दिया है, इफ द चाइल्ड इज इन द बूम, मदर्स बूम, एंड द पर्सन होल्डिंग हिज प्रॉपर्टी डाइज, तब क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफर वैलिड हो। एक इलस्ट्रेशन इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको सेक्शन 13, जैसे ये सब पूरा क्या कहता है। पहली चीज तो, अगर किसी अनबॉर्न पर्सन को हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, सेक्शन 13 ये कहता है, ठीक, तो की जा सकती है। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता था, सेक्शन 5 ये क्या कहता था कि प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाएगी वो एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को की जाएगी। इंटरडिवोर्स ट्रांसफर की बात करता था, यानी कि ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन की बात करता, ठीक। अब सेक्शन 13 एक इसका एक्सेप्शन है, जिसमें एक अनबॉर्न पर्सन, अनबॉर्न पर्सन तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जो अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाए, तो उसका एक फॉर्मूला सेक्शन 13 में दिया है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको फुलफिल करना होगा, मतलब कुछ कंडीशंस हैं फुलफिल। एक चीज तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, एक ट्रांसफरर होगा, एक ट्रांसफर, और प्रॉपर्टी एक बंडल ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब भी वो इंटरेस्ट एक पर्सन को छोड़ेगा, तो तुरंत कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो उसको कैच करे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के लिए दो लिविंग पर्सन का होना चाहिए। अब इन्होंने क्या तरीका निकाला कि प्रॉपर्टी एक अनबॉर्न पर्सन को कैसे की जाए, उसके लिए दो कंडीशंस इन्होंने लगा दी। पहली कंडीशन क्या लगाई, बोले एक तो आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, चाहे एक पर्सन में चाहे एक से ज्यादा कितने भी पर्सन में, लेकिन जिनमें आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे वो सब लिविंग पर्सन होने चाहिए, ठीक। अब इनको जो आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, इनका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं होगा कभी, इनको केवल लाइफ टाइम के लिए यूज करने के लिए मिलेगा। अब इनके बाद आप अनबॉर्न पर्सन को कर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दो आप किसी ना किसी में। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब जो आपका अनबॉर्न पर्सन है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, उसको पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी सब राइट्स के साथ। जैसे एक इलस्ट्रेशन लो, मान लो हमने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद वाई को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद जेड को उसकी लाइफ टाइम, कितने की भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब जीवित होने चाहिए जिस हम कर रहे हैं। इन तीनों में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर, इसके बाद हम कर रहे हैं, इसके बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी जेड के सन को, जो अभी अनबॉर्न है, इसका अभी जन्म नहीं, यानी कि एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, वाई को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद जेड को उसकी लाइफ टाइम के लिए, और उसके बाद जाएगी जेड के अनबॉर्न सन को। अब ये ट्रांसफर वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि हमने देखो अनबॉर्न पर्सन के लिए दो ही कंडीशन है, एक तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना, हमने कर दिया। हम ये भी कर सकते थे कि हम केवल एक्स को ही लाइफ टाइम के लिए देते,
तो हमने एग्जाम्पल दे दिया कि आप एक को भी कर सकते हो, कई को भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसके अनबॉर्न पर्सन, ट्रांसफर वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि पहली कंडीशन हमने पूरी कर दी, एक्स में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि जैसे ही हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो पकड़ने के लिए कौन है? एक्स है। एक चीज पूरी हुई। अब एक्स के मरने से पहले उसके अनबॉर्न पर्सन का एग्जिस्टेंस में आना जरूरी, क्योंकि जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। अब जो अनबॉर्न पर्सन है इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे हम एक और इलस्ट्रेशन है आपको बैरक में दिया हुआ है, जैसे हमने कहा कि हमने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसके अनबॉर्न पर्सन को लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसके अनबॉर्न पर्सन। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक्स के अनबॉर्न पर्सन को जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो लाइफ टाइम के लिए की है, और लाइफ टाइम के लिए की है इसका मतलब हमने उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया, वैलिड। तो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहली, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना किसी में। दूसरी, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है या जो अनबॉर्न पर्सन है उसको प्रॉपर्टी कैसे मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट उसका कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर आप पूरी कर देते हैं तो आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? इसके साथ जो यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किया है, अब जरा फिर से एसेंशियल देखिए। एक तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। द ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। देखिए सेक्शन 13 की दूसरी कंडीशन आ गई एसेंशियल में। अब ये सेक्शन 14 की एसेंशियल्स है, लेकिन 13 पूरा अप्लाई हो जाएगा इस पर, क्योंकि 14 और 13 सब मिक्स, इसमें भी हमको अनबॉर्न के लिए देखना है। एक तो ट्रांसफर हुआ हो, दूसरी बात ये है कि अनबॉर्न पर्सन अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमारा हो, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिले। तीसरी कंडीशन क्या है? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हो आपने किसी भी लिविंग पर्सन में। The ultimate beneficiary must come into existence before the death of the last receiving living person. अब जैसे हमने कहा कि हम प्रॉपर्टी देते हैं एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसके अनबॉर्न पर्सन, ठीक है? तो एक्स की डेथ से पहले अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज याद रखिएगा कि अगर कोई पर्सन कंसीव हो गया है, चाहे भी उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो मदर्स वूम में है, ठीक है, तो लॉ में पीपीए में हम उसको मान लेते हैं कि एग्जिस्टेंस में आ गया है। मतलब एक्स की डेथ से पहले चाहे उसके अनबॉर्न पर्सन का जन्म ना भी हुआ हो, अगर वो गर्भ में आ गया है, मदर्स में आ गया है, तो ये मान लिया जाता है कि इसको वैलिड है। क्लियर? अब देखिए फाइनली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हमें क्या बताता है? एक मैक्सिमम पीरियड बताता है जिसके लिए प्रॉपर्टी हम एलिनेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सेक्शन 14 के हमने एसेंशियल्स आपको बता दिए, ठीक है, क्या क्या चीजें थी। अब जो मैक्सिमम एलिनेशन निकल के आया है सेक्शन 14 से, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से मैक्सिमम कितने टाइम तक हम डील कर सकते हैं, तो एक तो है लाइफ ऑफ प्रोसीडिंग इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए अनबॉर्न को हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो प्रायर इंटरेस्ट आप क्रिएट करेंगे, तो उनका जीवन काल, हमने एग्जाम्पल लिया था ना, एक्स को लाइफ टाइम के लिए, वाई को लाइफ टाइम के लिए, जेड को लाइफ टाइम के लिए, तो चाहे एक बंदा हो चाहे कितने बंदे हो, लाइफ ऑफ प्रोसीडिंग इंटरेस्ट हो गया। जो प्रायर इंटरेस्ट जितने लोगों में हमने क्रिएट किया है उनकी लाइफ, एक चीज, प्लस पीरियड ऑफ जस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो पीरियड ऑफ जस्टेशन है इसको, जो गर्भ काल है, जो बच्चा मदर्स वूम में रहा है, मतलब कंसीव होने के बाद और पैदा होने से पहले का जो गर्भ का टाइम है उसका, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। वो भी 9 मंथ से जो भी है उसको प्लस कर लिया है, प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब जो हमारा अनबॉर्न पर्सन है उसके मेजर होने तक हम इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि ये कितने साल तक हो सकता है? अगर हम ऐसे एक एग्जाम्पल से देखें, मेरे हिसाब से ये अगर बहुत ज्यादा होगा तो 100 साल से ऊपर तो नहीं कर सकता कोई ऊपर से। क्यों? क्योंकि जो प्रिसाइडिंग इंटरेस्ट हमको क्रिएट करना है, प्रायर इंटरेस्ट, चाहे हम 100 लोग ले लें, लेकिन 100 लोग वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लिविंग पर्सन होने चाहिए। अब जब लिविंग पर्सन होंगे तो उनकी एज कितनी होगी? मेजर भी होने चाहिए। मान लो अगर मेजर नहीं हुए कुछ तो टाइम होगा, लेकिन मैक्सिमम हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 80 साल, 90 साल, 100 साल। तो लाइफ ऑफ प्रोसीडिंग इंटरेस्ट मान लो, पीरियड ऑफ gestation 9 मंथ्स मान लो, माइनॉरिटी के 18 months मान लो। ये एक फार्मूला है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एलिनेशन का पीरियड कितना है, तो मैक्सिमम एलिनेशन कितना निकल गया है? लाइफ ऑफ प्रोसीडिंग इंटरेस्ट, जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है उन सबकी लाइफ, प्लस पीरियड ऑफ gestation आपका हो गया अनबॉर्न पर्सन का, और माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी आपका अनबॉर्न पर्सन, तो ये मैक्सिमम पीरियड निकला।
If the interest is alienated beyond the period as mentioned under section 14, such a transfer would be void. अब मान लो इससे ज्यादा अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है टाइम के लिए, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, अपने आप वॉइड हो जाएगा। कौन वॉइड कर देगा, उसको सेक्शन 14 कर देगा, क्योंकि ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है कि बहुत लंबे समय तक कोई पर्सन प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डील कर रही है। अब जैसे कि हमने कहा कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम और भी कई सेक्शंस डील करने होंगे। क्यों करने होंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। जैसे आपका 13 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 13, 15, 16, 18 एंड 20, इतने सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे इसमें काम में आएंगे। सेक्शन 5 हम आपको बचा दूंगे, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की बात करता था। सेक्शन 10 कंडीशन लगाता था। क्या कंडीशन लगाई कि अगर किसी ने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर की कंडीशन लगा दी कि ट्रांसफर फर्दर एलिमिनेट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। सेक्शन 10 हो गया, वो भी एक तरीके की परपेचुइटी। सेक्शन 13 बात करता है अनबॉर्न पर्सन की। अब देखिए, अभी हमने आपको पूरा समझा दिया, अब इसको आप क्लियर लैंग्वेज देख लीजिए। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, कि अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। अब वेयर प्रोविजन क्या कहता है सेक्शन 13, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. मतलब उसको पूरा जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो अनबॉर्न पर्सन को देना पड़ेगा। इसको हमने इजी करके किया है, इसके आप देख लीजिए एसेंशियल्स में। एक तो पर्सन इन एग्जिस्टेंस की जो बात करता है, ठीक है, इसका क्या मतलब, पर्सन इन एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो पर्सन एग्जिस्ट करता हो जिसमें आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करें। अब टू बिगिन विद द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांसफर इज एन अनबॉर्न पर्सन हु इज नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। अब देखिए मैंने क्या कहा था, where on a transfer of property and interest therein is created for the benefit of a person not in existence। सेक्शन 13 क्या करता है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कर सकते हो जो इन एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब जो अनबॉर्न पर्सन है, जो अजन्मा व्यक्ति है, उसके लिए भी कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, टू बिगिन विद द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांसफर इज एन अनबॉर्न पर्सन हु इज नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। एक अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफर किया गया हो जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक। फिर टेक्निकल चीज ध्यान रखिएगा, चाइल्ड में नॉट बी फिजिकली बॉर्न बट फ्रॉम कंसेप्शन इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई बच्चा कंसीव कर गया है तो वो एग्जिस्टेंस में माना जाएगा चाहे उसका बर्थ ना हो। हाँ, ये अलग अलग बात है कि सेक्शन 20 जब हम देखेंगे टीपीए का, तो उसमें ये कहा गया है कि एक अनबॉर्न पर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट तब होता है जब वो बर्थ लेता है, मतलब एग्जिस्टेंस में तो मान लिया जाएगा लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसका नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब होता है कि तुरंत उसको कुछ मिल जाए ना, आप उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो बर्थ करेगा उसका इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा, वेस्टेड, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में माना जाएगा, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हमने एक्स को, क्लियर, एक्स को की उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद कर दी उसके अजन्मे को या उसके अनबॉर्न चाइल्ड। अब जैसे हम कहते हैं उसके अनबॉर्न चाइल्ड को, उसका मतलब अनबॉर्न चाइल्ड को हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसके आगे कोई कंडीशन हम नहीं लगा। तो अब बस कंडीशन केवल ये है कि एक्स की डेथ से पहले अनबॉर्न को एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है, और एग्जिस्टेंस में आने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका बर्थ हुआ हो। अगर वो कंसीव कर गया है, अगर वो माँ के गर्भ में है, तब ये मान लिया जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन सेक्शन 20 ये कहता है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब उसका बर्थ हो जाएगा, ठीक। प्रायर इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट हमने अभी आपको बताया कि सेक्शन 5 क्या कहता था कि एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, तो उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए कोई रूल ब्रेक ना हो, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोगों में, और प्रायर इंटरेस्ट से क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी तुरंत जिसमें हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसके पास चली। होल रिमेनिंग इंटरेस्ट, होल रिमेनिंग इंटरेस्ट का मतलब कहाँ पे है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, प्रायर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू अ लिविंग पर्सन इज लाइफ टाइम इंटरेस्ट which means he can enjoy the benefits of the property without alienation. In other words, transfer limited and not absolute interest.
अब जिस पर्सन में हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने बार बार एक्स वाई जेड के एग्जाम्पल लिए हैं, तो उसको हम केवल लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं ना। मतलब जिसको हम लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं उसके पास ये पावर नहीं है उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से ट्रांसफर कर, उसको केवल हम यूज करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यूज करने के लिए दे रहे हैं इसका मतलब हम उसको लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कब होता है? जब आदमी उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से एलिनेट कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। तो जो अनबॉर्न पर्सन है उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जैसे कि इसको मिल रहा है एक्स वाई जेड को, जिनमें हमने प्रायर इंटरेस्ट रेट किया है उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, जो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर इंटरेस्ट कहलाएगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है? एलिनेट करने की पावर है उसको आ जाएगी। अब हमने सेक्शन 14 देख लिया, सेक्शन 13 देख लिया। ठीक है, सेक्शन 15 जो है बहुत सिंपल सी बात करता है, उसी से रिलेटेड है। ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। इसको आप बहुत इजी वे में समझ लो, आपने पढ़ते रहना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज टफ है, आप समझ के अपनी लैंग्वेज को बहुत इजी हो जाएगा। जैसे सेक्शन 15 ये कहता है कि मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, एक्स को उसकी लाइफ टाइम के लिए, वाई को उसकी लाइफ टाइम के लिए, जेड को उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद जेड के अनबाउंड। अब 3 लोगों में हमने कर दी, इनमें से किसी एक पे मान लीजिए 13 एंड 14 की वजह से कंडीशन वैलिड नहीं है, एक्स वाई जेड में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो किसी वजह से सेक्शन 13 या 14 की वजह से क्या है, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने की पोजीशन पे नहीं। लेकिन एक अगर नहीं करने, मान लीजिए एक्स अगर करने की नहीं है तो वाई जेड सही है। सेक्शन 15 ये कहता है कि जो वॉइड होगा वो केवल उसी के लिए होगा जो वैलिड नहीं था या जिसके लिए सही नहीं था, बाकी के लिए आप सही मान। क्या कहता है? इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्संस हो गया जैसे एक्स वाई जेड, विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14। सेक्शन 13 और 14 में दिए गए रूल्स की वजह से अगर उनमें से किसी व्यक्ति फेल कर जाता है कोई इंटरेस्ट लेने में, तो ये उन्हीं के लिए फेल होगा जो फेल हुए हैं, बाकी के लिए क्या रहेगा? वैलिड बना रहेगा। इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। देखा, पूरा क्लास जो है वो फेल नहीं कर जाएगा, जो एक इंडिविजुअल फेल हुआ है केवल वही फेल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 16 ये कहता है कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। मतलब अगर जो प्रायर इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया है अगर वही फेल कर गया किसी वजह से, ठीक है, तो आगे का इसके ऊपर जितने भी ट्रांसफर होंगे वो अपने आप फेल कर जाएंगे, अपने आप वाइड हो जाएंगे, वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ही पूरी नहीं होंगी। तो प्रायर इंटरेस्ट ही आपका वैलिड नहीं रहा तो आगे का भी वैलिड नहीं। क्या कहा देखिए इन्होंने? वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14 एंड इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस फेल्स, एक्स वाई जेड जैसे सब फेल करता है। In regard to such person or the whole of such class, an interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fail। मतलब जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है अगर वो पूरे ग्रुप का ग्रुप फेल कर गया तो आगे के अपने आप सब फेल कर जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं। कुछ इससे रिलेटेड केस लॉज है। एक है जैसे गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता देव का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 14 और 16 को मिला के। इसमें क्या हुआ था? ए गिफ्टेड हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर हर लाइफ एंड देन गेव इट टू हिज सन इन एब्सोल्यूट। The deed further stated that if B has only daughters, then the property will go to daughters, but only for their life. In case if B had no child, then the property will absolutely go to X. After her death, B died without any child and X claimed the property। बहुत मजेदार है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व। ए ने क्या किया? ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी उसकी लाइफ के लिए, और बोला इसके बाद अगर तुम्हारे बेटा तो उसको मिल जाएगी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि लाइफ टाइम के लिए आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, वो भी वैलिड था, और बेटे को मिल जाएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, वो भी मिल जाएगा सही। लेकिन ये ज्यादा लालची थे, इन्होंने और कई कंडीशन आगे क्या लगा दिया, सोच लिया मान लो अगर बेटा नहीं हुआ तब बेटी होगी। अब बेटी होगी तो उसको पूरी प्रॉपर्टी तो मिलेगी लेकिन केवल लाइफ टाइम के लिए। मतलब अब बेटा हुआ तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, बेटी हुई तो फिर वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल लाइफ टाइम यूज कर सकती है, उसके बाद वो फर्दर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आप देखिए, चाहे ये केस लॉ पीपीए में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कई प्रॉब्लम बना के पूछे जाएंगे। ठीक है, आप दो चीज याद रखें केवल, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व। पहला,
कि अगर आपको चाहे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पूछा जाए या अनबॉर्न पर्सन के लिए पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में भी अनबॉर्न पर्सन ही आएगा, और अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए दो कंडीशंस पूरी करना जरूरी है। पहला, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। दूसरा, जो अनबॉर्न पर्सन है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बस किसी भी प्रॉब्लम में अगर ये दो चीजें पूरी नहीं हो रही तो वो वॉइड हो, इसमें कुछ सोचना नहीं है। यहाँ भी देखिए कोर्ट क्या कह देगा, कोर्ट मना कर देगा कि ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे हो वहां पे। जजमेंट में क्या कहा? इन दिस केस कोर्ट हैज दैट वेयर द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अ पर्सन और हिज बेनिफिट इज void अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, any transfer contained in the same deed and intended to be effective or even on failure of such earlier transfer is void। 16 भी आगे देखो कि आपने जब उस लड़की को दे रहे हो लाइफ टाइम के लिए, तो इसका मतलब है आपका ये ट्रांसफर वॉइड हो गया। अब जब ये वॉइड हो गया तो इसके बाद अगर आप किसी और को दे रहे हो तो वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। तो ऊपर वाला वॉइड हो गया तो नीचे वाला अपना वॉइड हो जाएगा। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब लॉ में जब भी कोई रूल बनता है उसके एक्सेप्शन जरूर जनरली हमेशा से। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बनाया गया, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का रूल नहीं लगता है और परपेचुअल माना जाता है, यानी लंबे समय तक भी अगर आप करते हैं तो वैलिड रहता है। पहला तो सेक्शन 18 आ गया टीपीए का। सेक्शन 18 of TPA provides protection from rule against perpetuity when the transfer is in favor of public। मतलब अगर आपने कोई पब्लिक के फेवर में काम किया है, कोई ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। चाहे वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन हो, नॉलेज हो, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, यानी कि मानवता की भलाई के लिए पब्लिक में अगर आप कोई भी ट्रांसफर करते हैं तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। सेक्शन 18 में ये दिया है। डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल एग्रीमेंट्स। कोई पर्सनल एग्रीमेंट अगर आपके हैं तो उसमें भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पर्सनल एग्रीमेंट जब आप करते हैं, कोई आप अपना कॉम्प्रोमाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होता है, और जब नया इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस पर। रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट होते हैं, इसके रिन्यूअल भी एक्सेप्शन में आता है। कोविनेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। अब लीज क्या है, मॉर्गेज क्या है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको बहुत डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, आप केवल इसको लिख लेंगे, याद रहेगा आपको, बाकी आगे डिटेल पढ़ेंगे तो। एक तो रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट हो गया, कोविनेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज हो गया, चार्ज क्रिएटेड ओवर प्रॉपर्टी एज दिस डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी प्रॉपर्टी को कोई चार्ज क्रिएट कर दिएगा तो ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्टेक्ट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन हमने इससे पहले भी एक बार आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे अपने याद रखो कि प्रीएम्पशन का जो रूल है वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी उस पर अप्लाई नहीं होता है, यानी प्रीएम्पशन अगर हुआ है तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं लगेगा। ये सब इसके क्या है, एक्सेप्शन। तो काफी टेक्निकल है ये, ठीक है, एक बार में आपको नहीं समझ में आए, एक दो बार देख लीजिएगा, घुमा फिरा के जितना भी कहा जाए बस आप एक दो बातें याद रखें, ठीक है। हम तो कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को तुरंत। पहली चीज हमको पता होनी चाहिए परपेचुइटी क्या है। परपेचुइटी का मतलब क्या होगा, एक इंडेफिनिट, यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को एक बहुत लंबे समय तक अपने हिसाब से ट्रांसफर नहीं कर सकते, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हम करते हैं, ठीक। दूसरी चीज, सेक्शन 14 इस परपेचुइटी के अगेंस्ट में रूल बनाया, यानी सेक्शन 14 में एक मैक्सिमम पीरियड दिया है, उस मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा आप नहीं कर सकते। वो एक मैक्सिमम लिमिट है जिसमें प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से डील करके रोक के रख सकते, ठीक है। तो उसमें जैसे क्या था, लाइफ टाइम किसका, जिनमें प्रायर इंटरेस्ट रेट के आपने, प्लस जो जेस्टेशन का पीरियड है, ठीक है, इसके बाद मेजॉरिटी तक, एंड जो माइनॉरिटी का उसका टाइम, इतना आप केवल रोक के रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर रोकोगे तो सेक्शन 14 से मुका हो जाएगा पॉइंट। अब सेक्शन 14 के कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे ट्रांसफर होना चाहिए, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, और प्रायर इंटरेस्ट जिन लोगों में क्रिएट किया है आपने उसकी डेथ से पहले जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबॉर्न पर्सन है उसका एग्जिस्टेंस में आना जरूरी। और एग्जिस्टेंस में आने का मतलब बर्थ से नहीं है, अगर वो मदर्स वूम में भी आ गया तो ये मान लिया जाएगा को एग्जिस्टेंस में, ठीक। सेक्शन 13 की अगर हम बात कर लें, अनबॉर्न पर्सन को क्या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। सेक्शन 13 कहता है बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो पूरी हो जाए। पहला, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, एक पर्सन में एक से ज्यादा में जितना चाहो आप कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं, बस प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। और जिनमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कोई पर्सन मस्ट बी लिविंग पर्सन,
इतनी बात हुई। दूसरा, अब जब अनबॉर्न पर्सन को आप दे रहे हो, वो इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट। केवल ये दो बातें ध्यान रखनी है, इनसे जितनी प्रॉब्लम है, जितने इलस्ट्रेशन है, सबके आंसर निकल जाएंगे। बस आप ये देखो कि क्या ये दोनों कंडीशन हो रही है। अगर नहीं पूरी हो रही है तो पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 13, 14, 15, 16 एंड 18। सेक्शन 17 एक अलग टॉपिक है, उसको छोटा सा लेक्चर बना के फिर आपको बेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिन्यू इंटरेस्ट कैसे भी बताऊं। तो काफी दिनों बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर लगता है आपको कि ये आपके बेनिफिट में है, आपको इससे कुछ फायदा मिल सकता है, तो इसको अच्छे से देखिए। प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा